We have Hassan today from Germany, who is a senior data engineer who has more than 6 years of experience in this field. कि कैसे ये वहाँ पे पहुँचे, कैसे इन्होंने अपना करियर बनाया, और अगर कोई जर्मनी जाना चाहता है या फिर डेटा इंजीनियर में अपना करियर बनाना चाहता है, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज, इन टर्म्स ऑफ रोड मैप्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर. व्हाई डिड यू चूज जर्मनी? कोई और कंट्री भी तो चूज कर सकते थे. स्टूडेंट में मतलब कि फुल टाइम जॉब नहीं कर सकती, बाकी 40 रुपीज़ तो गवर्नमेंट पहले ही ले जाती है मेरे से। तो टैक्सेशन बहुत हाई है, लेकिन उसके अगेंस्ट वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर का सिस्टम आपके पास अच्छा है। हेलो हसन भाई, कैसे हो? हाय मनोहर भाई, कैसे हैं आप? मैं बेहतरीन, बहुत मैं शुक्रिया बुलाने के लिए। थैंक यू सो मच आने के लिए मेरे चैनल पे, और बहुत अच्छा लगा कि आपने मेरा इनविटेशन एक्सेप्ट किया. सो गाइस, वी हैव हसन टुडे फ्रॉम जर्मनी, हु इज़ अ सीनियर डेटा इंजीनियर हु हैज़ मोर देन 6 years ऑफ एक्सपीरियंस इन दिस फील्ड. तो आज हम इनसे पूरी बातें करेंगे, पूरा इनसे नॉलेज लेंगे, इनका एक्सपीरियंस जानेंगे कि कैसे ये वहाँ पे पहुँचे, कैसे इन्होंने अपना करियर बनाया, और अगर कोई जर्मनी जाना चाहता है या फिर डेटा इंजीनियर में अपना करियर बनाना चाहता है, ओके, इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यूज, इन टर्म्स ऑफ रोड मैप्स, एवरीथिंग वी विल डिस्कस हियर. Okay, so before further delay, let's get started. Hassan भाई, can we have a little intro of yours so that लोग आपको बेटर जान पाए, ज़्यादा आपसे चीज़ें रिलेट कर पाए. जैसे कि एग्जांपल, आपने कहाँ से अपना जॉब स्टार्ट करी है, एजुकेशन स्टार्ट करी, फिर उसके बाद कहाँ पे आप जॉब करने गए, एज अ फर्स्ट जॉब आपको कहाँ मिली, लाइक दैट. हाँ जी, फॉर श्योर। तो मेरा नाम हसन है। मेरा जो बैचलर्स था वो मैंने पाकिस्तान से किया इन इलेक्ट्रिकल कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। उसके बाद मेरा कोई 2 एक साल का एक्सपीरियंस था। मैं स्टार्टिंग से ही डेटा की फील्ड में था। मैंने थोड़ा बहुत डेटा एनालिस्ट का भी काम किया, फिर डेटाबेस असिस्टेंट का भी मैंने काम किया। और ड्यूरिंग दिस टाइम आई रियलाइज कि मुझे शायद मास्टर्स की ज़रूरत है, और उस टाइम शायद ट्रेंड भी था, काफ़ी लोग जो थे अब्रॉड जाते थे मास्टर्स के लिए। इनफैक्ट अगर इंडिया पाकिस्तान में देखें तो अभी भी बहुत ट्रेंडिंग ये चीज़ है कि बैचलर्स के बाद पीपल टेंड टू गो अब्रॉड फॉर देयर मास्टर्स। तो फिर मेरे पास बहुत अच्छी ऑप्शन थी जर्मनी की। मैंने वहाँ पर अपने मास्टर्स देखा साथ साथ, लेकिन बीच में कोविड आ गया। तो कोविड की वजह से चीज़ें थोड़ी सी टाइमलाइन में जो मेरे जहन में थी वो थोड़ी चेंज हुई। तो आई हैड टू वर्क, या मतलब मैंने शायद 6 8 महीने और पाकिस्तान में गुजारे। फिर देन आई मूव टू जर्मनी फॉर माई मास्टर्स। आई थिंक अराउंड मोर देन 5 years ago मैंने यहाँ पर मास्टर्स किया अपना। साथ मैंने मास्टर्स के दौरान भी आई वॉज वेरी लकी कि मुझे वर्क फ्रॉम होम की ही अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, और मैं टेक्निकल जॉब कर रहा था एज अ पार्ट टाइम स्टूडेंट, एज अ डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर। फॉर 2 years आई डिड दैट। और 2 साल के बाद मेरा मास्टर जब खत्म हुआ और मेरी जॉब ये खत्म हुई, तो अगेन आई वाज वेरी लकी। आई हैड 2 अपॉर्चुनिटीज फॉर अ फुल टाइम पोजीशन। और मुझे जो मैं अभी करंट जॉब पे हूँ, जिस पे जैसे आपने बताया मैं सीनियर डेटा इंजीनियर, वहाँ पर मैंने ऑप्शन जो है वो टेक की, और अभी मैं आई एम वर्किंग एज अ सीनियर डेटा इंजीनियर इन जर्मनी। तो आप पिछले 5 साल से या 6 साल से इसी कंपनी में काम कर रहे हैं? नहीं, मेरी जो, जैसे मैंने कहा, मेरे पास 2 ऑफर्स थी। तो पहली जो एक दूसरी जो फुल टाइम ऑफर थी वो मेरी करंट कंपनी से थी एट दैट टाइम, जिसमें मैं काम कर रहा था। लेकिन ओके. जो दूसरी ये वाली कंपनी है, स्विच किया मैंने। मेरे पास मतलब 2 3 रीजंस थी। शायद थोड़ा बोल्ड डिसीजन था उस टाइम मेरे लिए, मुश्किल डिसीजन था, हम्म. क्योंकि आपको पता है जब आप 2 साल एक कंपनी में काम कर चुके हैं तो आपको थोड़ी कंफर्ट बन चुकी होती है, आपकी हम्म. रिपुटेशन होती है कि यह बंदा काम करने वाला है या इसको अच्छा काम आता है। हम्म. तो एक डिफिकल्ट स्टेप था मेरे लिए, लेकिन मतलब मुझे था कि रिस्क के बगैर तो आपको पता है मनोहर भाई कुछ भी नहीं है। तो फिर आई आई टुक द लीप, और आई एम वेरी ग्रेटफुल कि अभी तक इट इज वर्किंग आउट फाइन। हम्म. ये मेरा डेटा इंजीनियरिंग पार्ट है। और आउट ऑफ लव या आउट ऑफ पैशन फॉर द फील्ड, आई हैव यूट्यूब. अ यूट्यूब चैनल ऑन एआई। मैं एआई करेक्ट. विद हसन पे थोड़ी बहुत कोशिश करता हूँ कि वहाँ पर एआई से रिलेटेड ट्यूटोरियल्स, जो न्यूज़ आ रही हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, वो सारे शेयर करूँ। मैंने आपके तो प्रोजेक्ट्स वाली वीडियोस देखी थी जब मैं एआई सीख रहा था, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यार कोई बंदा समझा भी रहा है, कोड शेयर भी कर रहा है, और वो वर्किंग भी है. तो इवन आई फॉलोड इट, कि मुझे बहुत अच्छा लगा. तो गाइस, अगर आप एआई के बारे में थोड़ा सा सीखना चाहते हैं, जो अगर आपके डाउट्स हैं, तो आप ये हसन का यूट्यूब चैनल भी देख सकते हैं. सो हसन, मेरा एक सिंपल सा क्वेश्चन है. वैसे ये मेरी स्क्रिप्ट में नहीं था, बट मेरे दिमाग में आ गया कि व्हाई डिड यू चूज जर्मनी? कोई और कंट्री भी तो चूज कर सकते थे. भाई मेरी थोड़ी सी वियर्ड कहानी है जर्मनी की। मैं आपको ऑनेस्टली अगर बिल्कुल फ्रैंकली बताऊं, मेरा कह लें बैचलर्स के लास्ट ईयर तक मेरा इरादा नहीं था मतलब मास्टर्स पे जाने का या कुछ इस तरह। लेकिन मेरी फैमिली जो है वो कुछ मूव की ऑस्ट्रेलिया। तो उन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि आपने ऑस्ट्रेलिया आना है मास्टर्स के लिए। उस टाइम तक तो आपको पता है बैचलर्स की लाइफ में बच्चा कितना सीरियस होता है, उसको होता है बस निकलेंगे जो हुआ देख लेंगे, उस टाइप का मुझे था। लेकिन आई वॉज वेरी लकी कि मुझे इस तरह की अपॉर्चुनिटी मेरे घर वालों की तरफ से मोटिवेशन थी। तो ऑस्ट्रेलिया से मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, लेकिन कुछ रीजंस थी। पहली रीजन तो ये थी कि एक तो ऑस्ट्रेलिया दूर बहुत है, ऊपर से बड़ा बहुत है। तो जहां मैं जाना चाहता था, मैं सिर्फ टेक्निकल डेटा या एआई से रिलेटेड या एमएल से रिलेटेड, उस टाइम एआई तो इतनी बड़ी चीज नहीं थी, एमएल जरा ज्यादा था। तो मैं टेक्निकल फील्ड में ही रहना चाहता था। लेकिन उस टाइम भी और शायद आज भी ऑस्ट्रेलिया या इंग्लैंड में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ट्रेंड ज्यादा है। तो उनके कोर्सेज ज्यादा अच्छे हैं, और उसके लिए एडमिशन लेना थोड़ा सा ज्यादा रिलेटिवली इजी है। तो वहां से शायद थोड़ा सा, और ऑस्ट्रेलिया इज एक्सपेंसिव, बहुत एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू जर्मनी। अब तो खैर जर्मनी बहुत एक्सपेंसिव हो गया, बट इवन कंपेयर टू
जर्मनी आज भी ऑस्ट्रेलिया सुपर एक्सपेंसिव। तो इस वजह से कुछ मल्टीपल 5-6 रीजंस मिल मिला के देन आई ऑप्टेड फॉर जर्मनी। मेरे काफ़ी ज़्यादा कह लें कि कुछ दोस्त भी थे जो मैं सेम यूनिवर्सिटी से थे, वो भी जर्मनी में थे। जर्मनी की एजुकेशन बहुत अच्छी है। जर्मनी में एक बहुत बड़ा एडवांटेज शेंजन एरिया का आता है, यू गेट 30+ कंट्रीज जहाँ पर आप घूम सकते हैं। तो एक पहले 18-20 साल के लड़के कोई चीज़ भी बहुत फैसिनेट करती है। और मल्टीपल कल्चर्स हैं, एक्सपोजर बहुत अच्छा है, खासतौर पर आईटी में अगर आप देखें तो। लैंग्वेज का वैसे जर्मनी में इशू है कि आपको ज़बान आनी चाहिए। अगर आप मैनेजमेंट में, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हैं, आपको ज़बान का थोड़ा इशू होता है। लेकिन यह है कि आईटी में अभी तक उस तरह का प्रॉब्लम नहीं है, इंग्लिश पे भी आप गुजारा कर लेते हैं। इवन मैं अगर आपको करंट अपनी कंपनी का बताऊं तो आई वॉज द फर्स्ट एम्प्लॉय इन माई कंपनी जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलता है। मतलब बाकी हैं लोग जो जर्मन और इंग्लिश दोनों बोलते हैं, लेकिन मैं पहला फुल टाइम एम्प्लॉय था अपनी कंपनी में जो कि सिर्फ इंग्लिश बोलता है। अब मैं जर्मन सीखता हूँ, मुझे जर्मन इतनी आती है कि मैं अपना थोड़ा बहुत गुजारा कर लेता हूँ। लेकिन ये है कि आई वॉज द फर्स्ट वन जिसने, मतलब जो सिर्फ इंग्लिश बोलता है। तो ये भी एक करेक्ट। एडवांटेज है। नहीं, अगर क्लाइंट फेसिंग रोल्स होंगे सो ऑफ कोर्स वो जर्मन हेल्प करेगी। हाँ, अगर वो बात लगा कि अगर इंडिया के किसी टीसीएस या किसी कंपनी के पास सपोर्ट चला जाता है तो इंग्लिश से गुजारा हो जाएगा, बिकॉज एट द हाँ एंड ऑफ जी, द हाँ डे जी, तुमको इंग्लिश में बात करनी पड़ेगी। हाँ जी। नहीं, अभी हमारी करंट कंपनी में हमें एडोबी की कोई एनालिटिक्स हमारा सूट है, उसमें कोई सपोर्ट टिकट निकाली है तो ओके। हमारी बल्कि इंडिया से ही कंसल्टेशन होती है। आई इंडियन ही हमारी मीटिंग जब भी सेट होती है तो इंडिया में उनकी कोई हेडक्वार्टर्स है, वहां से हमारी कंसल्टेशन होती है, आईएसटी टाइम में मीटिंग सेटअप करते हैं। हम्म। तो एडोबी ने भी काफी सेटअप अपना इंडिया में रखा ओह वाह, नाइस नाइस नाइस। सो मेरा फर्स्ट बेसिक क्वेश्चन, जब आप इंटर्नशिप कर रहे थे वर यू गेटिंग पेड? है। इंटर्नशिप इन पाकिस्तान और इन जर्मनी। जर्मनी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट है, मतलब कि यहाँ पर क्या पूरी दुनिया में होता है, पार्ट टाइम जिस तरह आप जॉब करते हैं विद योर स्टडीज। हम्म। अब एज ए स्टूडेंट मैं मतलब कि फुल टाइम जॉब नहीं कर सकता ऑन माई वीजा। तो करेक्ट। मैं सिर्फ पार्ट टाइम ही काम कर सकता हूँ। तो वो उस पार्ट टाइम जॉब में कर रहा था मेरा एज एन डेटा एनालिटिक्स इंजीनियर मेरा रोल था। और ऑफ कोर्स वो पेड था। ये मेरे ख्याल से बहुत एक्सट्रीम कोई रेयर सिचुएशन होगी, मैंने आज तक नहीं सुनी कि जर्मनी में कोई अनपेड आपसे ऑफिशियली काम ले। मैंने आज तक नहीं सुनी कि ओके। अनपेड आपसे कोई काम हो। कम सैलरी हो सकती है कि जैसे कुछ को ज्यादा मिलेंगे कुछ को कम, इट इज पॉसिबल। लेकिन अनपेड का कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं है। यूरोप के डेटा इंजीनियर के लिए कुछ अलग स्किल्स चाहिए होती हैं, या फिर जो वही जो एक कॉमन है जो पूरे ग्लोब में चाहिए होती वही होती? नहीं नहीं मनोहर भाई, मेरे ख्याल से जो इंडिया की या पाकिस्तान के इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं या जो लोग वहां पर सीख रहे हैं, मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ कि यहाँ जर्मनी में कुछ स्पेशल है ऐसा कि वहाँ पाकिस्तान इंडिया वालों को नहीं पता, यहाँ पर आएंगे तो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट मेरे ख्याल से, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, प्लीज डोंट कोट मी ऑन दिस या आप कहें कि ये ठीक है गलत है। पाकिस्तान में और इंडिया में, इंडिया इज ऑफ कोर्स बिगर इन एवरी टर्म, ज्यादा टफ है वर्किंग कल्चर एज कम्पेयर टू जर्मनी। तो अगर आप इंडिया से या सब कॉन्टिनेंट से कोई 2-3-4 साल का एक्सपीरियंस लेकर आते हैं किसी एवरेज साइज कंपनी से, तो यहाँ पर आके आपको काम करने में आप इंजॉय करेंगे, आपको मजा आएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई इतना स्ट्रेसफुल नहीं है काम। ऑफ कोर्स काम तो वही है जो आप वहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो उसके आसपास की चीजें हैं, जो वर्क लाइफ बैलेंस है, जो कंपनी में अगर आपको छुट्टी चाहिए, सिक लीव है, ये इतनी कह लें कि इजी हैं या इतनी रियलिटी पे बेस्ड है कि आपको बाकी फिर काम पे फोकस करने में मजा भी आता है और आपको खुद दिल करता है काम पे जाने का भी और काम करने का कल्चर तो सबको पता है कि इंडिया में इस समय न्यूज़ में भी आया था, इट्स नॉट सेइंग बाय मी, न्यूज़ में भी भी। आया था। एक बार एक ऑस्ट्रेलियन यूट्यूबर इन्फ्लुएंसर ने भी रोस्ट किया था कि इंडिया में इस समय बहुत ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट और ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं जो फॉरेन कंट्रीज़ में नहीं है। ओके। एक सिक की लीव के लिए यहाँ पे जैसे रीज़न ही पूछ लेते हैं कि भाई क्या हो गया, रिपोर्ट भेजो, ये सब भेजो। वहाँ पे तो उल्टा ये बोलते हैं गेट वेल सून। ठीक हाँ है। जी, ट्रू। मैं आपको एक एक्सेप्शनल सिर्फ सिक लीव की बात बताता हूँ मनोहर भाई। हम्म। 3 दिन तक सिक लीव, ये जनरल मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ हम्म। कंपनीज में ऐसा नहीं होगा, जनरली ऐसा होता है कि कुछ डेज तक, 3 डेज तक आपने रिपोर्ट भी नहीं देनी। नहीं देनी, करेक्ट। अगर आप, मैं बीमार हूं ना, फॉर एग्जांपल आज बीमार हूं, मैं अपने पोर्टल पे जाके कह दूंगा मैं सिक हूं, फॉर 3 डेज मुझे रिपोर्ट भी देने की जरूरत नहीं है। करेक्ट। फोर्थ डे अगर और कंजेक्टिव फोर्थ डे जाएगा, फिर मुझे वो कहेंगे कि आप प्लीज सिक रिपोर्ट या अपनी जो भी है हॉस्पिटल या डॉक्टर से आप लिखवा के हमें फॉरवर्ड। करेक्ट। स्किल्स की अगर बात करें, वो आप बताने वाले थे, बीच में मिस कर दिया कि जी क्या जी। पर्टिकुलर, जैसे हम स्टैंडर्ड तो देखो सबको पता है कि एसक्यूएल है, पाइथन है, बट प्रायोरिटी अगर आप दो, हम्म, प्रायोरिटी, ओके, तो हम्म। वो आप किसको दोगे? जॉब में सबसे ज्यादा क्या चीज यूज होती है? मनोहर भाई, मेरे ख्याल से सबसे इम्पोर्टेंट तो है आपकी कोर कॉन्सेप्ट। हम्म। टूल तो आपको पता है कि डेटा और एआई में जितने तेजी आप दिन में 4 टूल आ रहे हैं, तो टूल तो भी बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा अपना जाती नजरिया ये है या मानना ये है कि अगर आपकी कोर कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है ना, डेटा स्ट्रीमिंग क्या होती है, ईएलटी क्या है, डेटा हम प्रोसेस क्यों कर रहे हैं, डेटा ट्रांजैक्शनल डेटाबेस में क्यों स्टोर होता है और वेयर हाउस में क्यों स्टोर होता है, इनको प्रोसेस किस तरह करना है, डैशबोर्डिंग क्या चीज होती है, ये जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं, अगर आपके ये फंडामेंटल अच्छे हैं ना, तो उसके बाद अगर आपको कोई एक एक टूल भी आता है ना हर चीज का, इस तरह प्रोग्रामिंग है,
मैं तो कहता हूँ कि आप पाइथन के अलावा डेटा या एआई में जो भी इंसान है जो स्टार्ट कर रहे हैं, पाइथन के अलावा आपने फर्स्ट 2 इयर्स देखना भी नहीं है कहीं और। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। सिर्फ पाइथन पे फोकस करें, एआई है या डेटा साइंस है, डेटा इंजीनियर है, क्योंकि हर जगह जितना मेरा एक्सपोजर है, पाइथन इज द टॉप प्रायोरिटी। एक्सपीरियंस में भी और उसकी पावर भी पाइथन की आपको भी पता है कि पाइथन इज वेरी पावरफुल व्हेन इट कम्स टू डेटा साइंस। उसके अलावा कुछ ऑर्केस्ट्रेशन टूल्स हैं, खासतौर पर अगर डेटा इंजीनियरिंग की बात करें, जैसे एयरफ्लो है। एयरफ्लो बहुत स्टेट ऑफ द आर्ट है, उसमें आप डेटा पाइपलाइंस अपने ट्रिगर करते हैं, ऑर्केस्ट्रेट करते हैं। अगर आपने टूल्स पे फोकस करना है तो एक एयरफ्लो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके बाद डेटाबेस है, डेटाबेस मैनेजमेंट है। आपको थोड़ी बहुत, जैसे मैंने कहा है कि डायमेंशनल मॉडलिंग की समझ होनी चाहिए कि जब ट्रांजैक्शनल डेटा है वो किस तरह स्टोर होता है। उसको जब आप वेयर हाउस में लेकर आते हैं तो वेयर हाउस में स्टार स्कीमा होता है, स्नोफ्लेक स्कीमा होता है, और नॉर्मलाइजेशन क्या होती है। तो डेटा से रिलेटेड जो जितनी भी चीज़ें हैं वो थोड़ी बहुत समझ होना। और उसके ऊपर टूल जो है वो मेरे ख्याल से मैं इस तरह नहीं कह सकता कि ये 4 टूल सीख लें या 5 टूल सीख लें, क्योंकि हर कंपनी मुख्तलिफ चीज़ पे काम कर रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि हर कंपनी काम करती है वो क्लाउड। क्लाउड भी कोई कंपनी एजर पे काम करती है, माइक्रोसॉफ्ट कुछ एडब्ल्यूएस पे काम कर रही है, कुछ जीसीपी पे काम कर रही है। तो ये कहना कि सिर्फ ये सीख लें तो ठीक हो जाएगा, ये मुझे नहीं सही लगता। आप किसी एक चीज को पकड़ें और उस चीज पे आप थोड़ी सी ग्रिप ग्रिप बनाएं। उसके आप कोर पकड़ लीजिए कोई भी एक एग्जैक्टली। किसी भी चीज का क्लाउड का, और उसके बेसिक्स कंसेप्ट्स एटलीस्ट स्ट्रॉन्ग कर ली, बिकॉज दैट विल बी कॉमन टू ऑल, राइट? एग्जैक्टली। आप मनोहर भाई, आपका खुद एक्सपीरियंस, आपको पता होगा कि आप जितने मर्जी क्लाउड में फिरें, सिर्फ नाम बदले में पीछे कॉन्सेप्ट सेम है सारे। सेम है, करेक्ट है। हाँ। और तो एसक्यूएल? वो तो गोज विदाउट सेइंग, ये तो मेंशन किए, ये तो गोज विदाउट सेइंग कि आपने हाँ जो है सीक्वल। लोगों को लगता है कि बड़ा आसान है। जब मैंने हाँ। भी सीक्वल पहली दफा एक्सपोजर हुआ, मैंने कहा ये क्या सीखने वाली चीज़ है, ये तो इंग्लिश है। लेकिन जब आप थोड़ा सा बढ़ते हैं अपने चीज़ों में और आप एनालिसिस शुरू करते हैं, आपको समझ आता है कि जब 5 टेबल आ गए उसमें से आपने किस तरह रैंक किस तरह निकालना है। जब थोड़ी सी प्रोफेशनल चीज़ें आती हैं तो फिर आपको पता चलता है इट्स नॉट दैट इजी। हम्म, लिख तो शायद सब लेते हैं, हम्म, लेकिन क्वेरी जो वो 1 घंटे की है उसको 4 मिनट में कैसे रन करना है वो हम्म, थोड़ा सा मुश्किल है। तो लेकिन यह है कि वो तो ऑफ कोर्स सीक्वल पाइथन, डेटा की स्ट्रीमिंग, बैच प्रोसेसिंग, लाइव स्ट्रीमिंग, उसके हम्म, बाद क्या नाम है, बिग डेटा के थोड़ी बहुत टूल्स, ये हम्म। सारी चीजें मेरे ख्याल से ऑर्केस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अ, इंटरव्यू क्वेश्चंस की अगर बात करें, आई एम नॉट गोइंग इनटू पर्टिकुलर क्वेश्चंस, आई एम गोइंग जी इनटू इंटरव्यू कल्चर। जी जी। ओके, मतलब एक होता है ना, जैसे कि एग्जांपल देता हूँ आपको, इंडिया में थोड़ा सा जब इंटरव्यू चलता है तो मैं एक वर्ड यूज करता हूँ कि अगर सामने वाले ने अगर आपको रिजेक्ट करना है, ओके, हम्म। तो वो अपने मम्मी पापा के नाम पूछेगा। और अगर उसको सिलेक्ट करना है तो वो आपके मम्मी पापा का नाम पूछेगा। ओके। सो यहाँ पे थोड़ा से इगोइस्टिक चीजें भी आ जाती हैं कई बार इंटरव्यू में चलते चलते, कि रुक मैं तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। ओके, तुझे नीचा दिखाता हूँ कि तुझे कुछ नहीं आता। ओके, लाइक दैट। ऐसा कभी हुआ है एक्सपीरियंस वहां पे कभी? टू बी ऑनेस्ट नहीं मनोहर भाई, और मैं बहुत बिल्कुल रिलेट कर सकता हूँ इससे जो आप कह रहे हैं, क्योंकि शायद मैं मतलब कि हमारे सब कॉन्टिनेंट रीजन बड़ा कमाल है, उसमें बहुत अच्छी बातें हैं। मैं उस ये नहीं कहना चाहता कि आप सिर्फ हमारे में खामियां हैं, ये चीज़ बुरी है, लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसी चीज़ एग्जिस्ट करती है, जैसे आपने कहा है कि ईगो आ जाती है इंटरव्यूज में, और आपने बस जाके ये प्रूव करना होता है कि हम तुझे नहीं रखना चाहते, तो एक्स वाई जी रीजन वो खुद बनाते हैं। यहाँ पर मुझे बिल्कुल ऐसा फील नहीं हुआ। इनफैक्ट 1-2 इंटरव्यूज मैंने दिए जिनकी मैंने प्रिपरेशन नहीं की इतनी अच्छी, क्योंकि मेरी ऑलरेडी जॉब हुई थी, मुझे कॉल आई और आई जस्ट वेंट फॉर द इंटरव्यू। तो मुझे फील हुआ कि शायद मैं और प्रिपेयर कर सकता था ऑफ कोर्स। और मुझे फील हुआ कि मतलब कि इंटरव्यू में मैं उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, बिकॉज आई एम नॉट दैट प्रिपेयर्ड। खास तौर पे कंपनी से रिलेटेड, टेक्निकल तो ऐसी बात है नहीं, कंपनी से रिलेटेड जब इन्फॉर्मेशन हुई, तो तब भी जो इंटरव्यूअर है वो आपको कभी ऐसा फील नहीं कराएगा कि ये इस इंसान को मैंने रीजन देनी है इंटरव्यू के दौरान कि इसको मैं नहीं रख रहा। वो आपको बहुत अच्छा पॉजिटिव तरीके से बात करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे, आपको क्या नाम है एड करेंगे, कोशिश करेंगे। क्योंकि जो वो बैठे इंटरव्यू लेने, मनोहर भाई आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपके सामने कोई बच्चा ले आए नया और आप उससे कहें कि यार इसे 5 सवाल पूछे, आपको दूसरे सवाल में पता चल जाएगा कि ये बंदा कितना पानी में। जो बंदा बैठा है लेने के इंटरव्यू, उसको कोई प्रूफ करने की जरूरत नहीं है, उसको दूसरे सवाल में समझ आ जाती है कि ये बंदा कितना पानी में जो सामने बैठा है। तो ऐसी कोई चीज मुझे फील नहीं हुई कि वो कोई पर्सनल हुए या क्या नाम है ईगोटेस्टिकल हुए। लेकिन ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने कुछ 1-2 लोगों से सुना है अपने फ्रेंड्स और फ्रेंड्स के सर्कल में कि शायद उनके एक्सपीरियंसेस थोड़े डिफरेंट भी थे, लेकिन जनरली स्पीकिंग जितना कॉमन आप समझ सकते हैं कि हमारे रीजन में उतना कॉमन इस तरह का नहीं है यहाँ पर। अगर हम इंटरव्यू क्वेश्चंस की मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूं कि मेरे इंटरव्यू कैसे थे, हाँ। तो मैं जब पार्ट टाइम जॉब भी ढूंढ रहा था तो मेरे पास तब भी लकीली 1-2 ऑप्शंस थी, और जब मैं फुल टाइम देख रहा था तब भी मेरे 1-2 प्रोसेस हुए और दोनों 1-2 जगह से मुझे ऑफर्स आई। और चीज कॉमन यही थी कि टूल्स तो ऑफ कोर्स कुछ डिफरेंट थे, लेकिन जो कोर कॉन्सेप्ट थे, आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड कैसा है काम को लेके। क्योंकि अगर 10 टूल्स हैं तो 10 टूल्स में मेरे पे 5 साल का एक्सपीरियंस नहीं हो सकता, अगर मेरा 6 साल का टोटल एक्सपीरियंस है तो वो सेम टाइप के 10 टूल्स पे नहीं हो सकता, एक ही टूल पे होगा।
तो उसमें फिर वो अगर थोड़े टूल्स डिफरेंट भी हैं तो वो फोकस करते हैं अच्छा जी आप कुछ नई चीज कैसे सीखते हैं, अगर आपके लिए कुछ नई चीज आ जाए तो आपका उसका क्या एटीट्यूड है, आप घबरा जाएंगे या आप कहते हैं कि नहीं मैं टेक ऑन करूंगा चैलेंज। ये आपने ना बहुत अच्छी चीज़ बोली है, ये एक्चुअली लोग समझ नहीं पाएंगे। ओके, बहुत सारे लोग, मैंने आपको इंटरप्ट कर दिया बट मैं जस्ट 1 मिनट लूंगा। अगर आप इंटरव्यू चल रहा है और सामने वाला जो इंटरव्यू ले रहा है, ऑफ कोर्स ही विल बी 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उसके पास बहुत चीज़ों का एक्सपोजर है। वो आपसे वो चीज़ों में भी चला जाएगा जो आपने कभी सुनी भी नहीं होंगी, एंड दैट टाइम योर मोटिवेशन विल बी जीरो। ओके, हम्म, मोटिवेशन और सेल्फ कॉन्फिडेंस जीरो हो जाएगा 1 सेकंड में सामने वाले के क्वेश्चन सुन के। बेटर है कि सामने वाले को वहीं पे रोक दो, बोल दो हम्म, कि यार ये चीज़ में मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया कभी, तो इस चीज में मेरा स्ट्रॉन्ग हैंड नहीं है। बट हम्म, अगर आप मेरे से इस चीज के बारे में पूछोगे या फिर इस चीज के बारे में पूछ लोगे या फिर इस चीज के बारे में पूछ लोगे, आप 3-4 चीजें गिना दो, तो अगर वो हम्म, पूछ लोगे ना, देन आई वुड डेफिनेटली मेक इट। बट अगर आप ट्रू। इस जोन में जाओगे ना, वो मेरा बहुत वीक जोन है, तो हम्म, वहां पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ टाइम ही किल होगा। अगर आप सामने वाले से हम्म, प्रैक्टिकल बात करोगे ना, तो सामने वाला ज्यादा हम्म, इंप्रेस होगा। और जब एक जो आपने स्ट्रॉन्ग फील्ड बता दिया ना, मेक श्योर हम्म। वहां पे आप गलत आंसर ना दो बस। हाँ ट्रू, ये बात बिल्कुल ठीक किया आपने। और ये एक जनरल लाइफ में भी अगर कोई ऑनेस्ट है इंसान, अगर मुझे एक चीज पे काम नहीं आता फॉर एग्जांपल, और मैं कहता हूँ कि इसमें मुझे काम नहीं आता, अगर आप मुझसे चाहते हैं इस पे काम कराना तो मैं बिल्कुल मोटिवेटेड हूँ, मैं सीखूंगा, आई एम वेरी करेक्ट। पॉजिटिव। और लेकिन इससे सिमिलर मैंने एक्स वाई जी चीजों पे काम किया हुआ है। तो जैसे गूगल क्लाउड है, मुझे उसका काफी कुछ पता है, लेकिन मेरा प्रोडक्शन कंपनी में कभी गूगल क्लाउड पे एक्सपीरियंस नहीं रहा। मेरा एजूर पे है, एडब्ल्यूएस पे। तो अगर मेरे से कोई पूछेगा तो मैं उससे मिलते जुलते गूगल क्या नाम है एडब्ल्यूएस पे और एजूर पे तो बता दूंगा। लेकिन गूगल क्लाउड पे बहाने बनाने की बजाय या इस तरह करके नहीं नहीं मुझे आता है या मैं कुछ घुमाऊं फिराऊं, क्योंकि जिसको आता है उसको फौरन समझ आ जाएगी पहले क्वेश्चन पे कि इसका कितना एक्सपीरियंस। तो इट्स बेटर टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रांसपेरेंट। और उसके साथ साथ जैसे आपने कहा कि जो आप अपनी स्ट्रेंथ बता रहे हैं, जो आपने सीवी में लिखा है, मेक श्योर कि आपकी वो वाकई स्ट्रेंथ है। आपने क्या नाम है सिर्फ ऐसा नहीं लिखा हुआ कि जो अच्छा लगे कि सीवी में शो अच्छा ऑफ के लगे। लिए, हाँ करेक्ट। एग्जैक्टली, शो ऑफ आई थिंक इज अ बेटर वर्ड। शो ऑफ के लिए नहीं लिखा हुआ, एक्चुअल आपका वो स्किल है एक मेरे जिस पे आपको दिमाग में कॉन्फिडेंस क्वेश्चन आ गया, इंटरव्यू के लिए भी बात करी, स्किल्स की भी बात करी, कल्चर की भी बात करी, यार आप जर्मनी चले गए, दुबई साइड क्यों नहीं गए? है। मनोहर भाई, मेरा जो पहले जिस तरह मैंने आपको बताया गोल था मास्टर्स का, तो हम्म। दुबई फॉर मास्टर्स तो बिल्कुल नहीं, कह लें कि कोई है ही नहीं। अभी मूव करने के लिए क्यों नहीं सोचा? अभी अभी आई लाइक इट हेयर, मैं अगर आपसे बिल्कुल ऑनेस्टली बात करूं तो मेरे ख्याल से इट इज़ अ वेरी नाइस प्लेस। हम्म। हर जगह की अच्छाइयाँ भी हैं, बुराइयां भी हैं। अगर आप मेरे से कुछ ड्रॉबैक्स पूछेंगे तो मैं आपको वो भी बता दूंगा। जिस हम्म। तरह जबान है, डे टू डे लाइफ में थोड़ा सा होता है इशू। मैं हाँ। भी सीख रहा हूँ, मतलब मेरा इतनी होगी है कि मैं अपना कम्युनिकेट डेली कम्यूट से काम कर सकता हूँ। लेकिन यह है कि कुछ जाहिर है हर जगह की पॉजिटिव्स भी हैं, नेगेटिव्स भी हैं। लेकिन यहाँ पर अभी आई थिंक फॉर मी राइट नाउ जर्मनी या यूरोप इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। तो ओके, अगर अभी हम बात करें कैसे आया जाए, हाँ लाइक जी, कैसे आ जाए। एजुकेशन इज वन मोड ऑफ वे। ओके, जी फॉर श्योर। बट अदर दूस ऑप्शंस के कैसे, अगर हम डायरेक्ट टारगेट करें लिंक्डइन पे किसी कंपनीज को, हाउ विल दे लिसन, कैसे होगा? मतलब कुछ और आइडियाज दे सकते हो आप? जी, मेरे अपने क्लोज सर्कल में लोग पाकिस्तान से डायरेक्ट आए हैं, लोग कैसे? इंडिया से डायरेक्ट आए हैं जॉब्स के थ्रू। उन्होंने जॉब्स अप्लाई किए, दे केप्ट एट इट, उनके पास अच्छा एक्सपीरियंस था। कुछ लोगों के पास इंडिया और पाकिस्तान में जो मेरे दोस्त हैं उनमें कुछ लोगों के पास रिमोट इंटरनेशनल एक्सपीरियंस था। कुछ जापान में जॉब कर रहे थे, पाकिस्तान से या इंडिया से ही। कुछ इंडिया से बैठ के कह लें स्विट्जरलैंड में जॉब कर रहे थे एज अ फ्रीलांसर या रिमोट। तो वो चीज़ें उन्होंने अच्छे से मार्केट की अपनी सीवी में। और अपनी सीवी तगड़ी करके जो एक चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट है मेरे ख्याल से, वो है परसिस्टेंस। ये आपको आप एग्री करेंगे कि यू हैव टू कीप अप्लाइंग। आपको सुनने में जरा शायद कह लें कि अनबिलीवेबल लगता है कि पाकिस्तान या इंडिया से बैठ के कोई क्यों हायर क्यों करेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ी सी टफ होगी शायद एज कम्पेयर टू समवन जैसे मैं हूं यहाँ पर, या अगर कोई और इंसान है उससे कंपेयर शायद थोड़ी सी टफ हो आपको। लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। आप अप्लाई करते रहें, आप कोशिश करें। और मेरे ख्याल से राइट नाउ कंपनीज प्रेफर कर रही हैं ऑफशोर टैलेंट को हायर करना, क्योंकि थोड़ा सा कंपनीज भी इस चीज को फायदा उठाती हैं कि अगर मतलब कि किसी इंसान को एक्स अमाउंट पे करनी है जर्मनी के अंदर, तो वो ऑफशोर टैलेंट को बुलाएंगे और X-5,000 पे करेंगे। तो इसमें दोनों का फायदा है, इसमें दोनों का फायदा। वो कहते हैं ठीक है हमें फर्स्ट 2 इयर्स के लिए एक्सपोजर चाहिए, हम आ जाते हैं, फिर आप स्विच करें, आप जितने मर्जी ऊपर चले जाएं, आपको कोई मसला नहीं। तो मास्टर्स तो जैसे आपने कहा ऑलरेडी एक है। हाँ। दूसरा जॉब का बहुत अच्छा है। अभी एक तीसरी सिर्फ जर्मनी की, सॉरी मैं बात एक्सटेंड कर रहा हूँ, हाँ। जर्मनी ने चांसन कार्टे के नाम से एक चीज निकाली है। हम्म। आप डायरेक्ट जॉब सर्च पे जर्मनी आके जॉब सर्च करते हैं, हम्म। चांसन कार्टे में ये सारी चीजें जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई विल मेक श्योर कि हम नीचे लिंक कर दें ताकि जो व्यूअर्स हैं इस हम्म। वीडियो को देखेंगे उनके पास इंफॉर्मेशन भी जाए, क्योंकि करेक्ट। उनको कोई फायदा हो इस वीडियो को देखने का। तो नीचे चांसन कार्टे होता क्या है ब्रीफली मैं आपको बता दूं जितनी मेरे पास इंफॉर्मेशन है, कि हम्म। आप जर्मनी आएंगे इंडिया से 6 मंथ से 8 मंथ्स की वीजे पे। और आपको कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक सॉलिड सीवी चाहिए, सॉलिड एजुकेशन चाहिए। आप दिखाएंगे वीजा ऑफिसर को और कहेंगे मैं एलिजिबल हूँ जॉब सर्च के लिए, तो हम्म। 6 to 8 मंथ्स का वीजा है, आई एम नॉट श्योर।
वो आप यहाँ जर्मनी आके बर्लिन फिर आप जॉब ढूंढते। तो वो जो ऑफशोर वाला था मसला वो भी हल हो गया, उसमें शायद थोड़े से पैसे हैं, चांसन कांटे पे आपको शो करने पड़ते हैं, लेकिन ये कि ये भी एक रास्ता है, तो इसकी इन्फॉर्मेशन भी मतलब आपको। डायरेक्ट वहां पे आके अप्लाई करना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो ओके। वो वाला जो इश्यू है वो भी खत्म हो जाएगा कि मैं इंडिया में हूँ या मैं कहीं दूसरे मुल्क हूँ। कोई टिप्स या वेबसाइट्स या कुछ आइडियाज सजेस्ट करना चाहते हैं जो डेटा इंजीनियरिंग में है? टेक्निकल डेटा इंजीनियरिंग स्किल्स के लिए तो मेरे ख्याल से आपका जो इंटेंट है उस पर डिपेंड करता है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज सर्टिफिकेशन शो करना चाहते हैं तो कोर्सेरा जैसी वेबसाइट्स हैं, इस तरह की वेबसाइट्स पे आप जाके देख सकते हैं। लिंक्डइन के अपना लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जैसे वहां कि से सीख सकते एग्जांपल हैं। एग्जांपल मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो मैं फॉलो करता हूँ। मे भी हर बंदे की अपनी अपनी स्ट्रेटेजी होती है, राइट? सो मैं फॉलो करता हूँ कि टेक दी टॉपिक्स फ्रॉम, एग्जांपल दे रहा हूँ, लीड कोड, या फिर किसी ने लिंक्डइन पे शेयर कर दिया, या फिर किसी ने दोस्त ने सर फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया, व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर कर दिया। देन आई विल गो टू आइदर फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब, अगर वो मेरे लिए बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है तो मैं फिर एक बार यूट्यूब से उसका आइडिया ले लेता हूँ। मुझे एक आइडिया मिल जाता है, फिर उसके बाद मैं उसको चैट जीपीटी से एक्सप्लोर करता हूँ। फर्स्ट केस में अगर लगता है कि यार ये टॉपिक पूरा ही स्क्रैच से समझना है, देन आई विल गो टू यूडेमी। ट्रू तो ट्रू। आप क्या अप्रोच यूज करते हो वैसे? मैं अच्छा, मैं आपका इन डेप्थ जरा क्वेश्चन समझाऊं। मैं अगर दो किस्म के लोग हैं, अब मैं ऐसा इंसान हूं जो जिसके पास जॉब है हम्म। और मैं सिर्फ अपने जनरल स्किल्स बढ़ाना चाहता हूँ। हम्म। एक वो इंसान है जो डेटा इंजीनियरिंग में नहीं है बिल्कुल और वो आना चाहता है। तो हम्म। जो डेटा इंजीनियरिंग में नहीं है और वो आना चाहता है ना डेटा इंजीनियरिंग की फील्ड में, हम्म। उसके लिए बेस्ट ये है कि वो जिस मार्केट में अपनी अपॉर्चुनिटी देख रहा है ना, फॉर एग्जाम्पल जर्मनी की मार्केट देख रहा है, तो उसकी वो टॉप 20 या 30 जॉब्स निकाले, जॉब डिस्क्रिप्शन, और उसमें से जो कॉमन स्किल्स है ना, जो कॉमन स्किल्स है वो उसको वहां से हंट होकर पता चलेगा कि यार ये स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्रोसेस वही है जो आपका है। यूट्यूब पे जाएं, यूट्यूब पे एक बात 5,000 लोग बता रहे हैं, आप सबकी सुने, जिसको जिसकी आपको समझ आ जाए आप उसको समझ के सीखें, नोट्स बना ले उसके। नोट्स बना। हाँ, और हाँ। आपका चैट जीपीटी से सीखना जो है ना मनोहर भाई, बहुत इनक्रेडिबल है, और मैं खुद भी फॉलो करता हूँ। लेकिन उसको रिकमेंड करते हुए थोड़ी सी मुझे इसलिए मैं हेजिटेट करता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी से लर्निंग जो है ना वो मेरे ख्याल से एक स्टैंडर्ड या एक लेवल ऑफ एक्सपीरियंस या एक्सपोजर के बाद फायदा देती है। इस तरह आप आपके पास 10+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, अब आपको पता है कि चैट जीपीटी कहाँ पर फजूल बात कर रहा है और कहाँ पर काम की बात कर रहा है, आपको इतनी नॉलेज है। तो जो बच्चा या इंसान या कोई लड़का या लड़की शुरू कर रहा है इस फील्ड में, दे फाइंड इट डिफिकल्ट कि वो डिफरेंशिएट कहाँ करें, कहाँ चैट जीपीटी पे ट्रस्ट करना है, क्योंकि चैट जीपीटी हेलुसिनेट भी करेगा। एआई जो है वो हेलुसिनेट भी करेगा, खुद से ट्रैश भी तो क्रिएट करेगा। इसलिए मैंने रेकमेंड, उसके लिए यही मेरी रिकमेंडेशन थी कि वो एटलीस्ट यूट्यूब से एटलीस्ट एक बेसिक कोर्स कंप्लीट हाँ कर ले, सो दैट एग्जैक्टली। एटलीस्ट उनका एक पूरा फ्लो क्लियर हो जाए कि यहाँ से चीज़ें ऐसे मूव ऑन करती हैं, बनती हैं, बाकी तो फिर उसको अपना ब्रेन यूज करके उसको जैसे मर्जी मोल्ड कर सकता है एग्जैक्टली एग्जैक्टली। वो। और एआई को मेरे से बहुत सारे लोग लिंक्डइन पे रब्ता करते हैं वैसे आसपास सर्कल में भी, कि किस तरह हम एआई को इस्तेमाल करें लर्निंग में। एआई को आपने असिस्टेंट तक ही रखना है। एआई हम्म। को अगर आप अपना लीडर बना लेंगे ना तो लीडर फिर बना। आपके लिए मुश्किल है। तो हम्म। एआई को आप असिस्टेंट रखना है, आपको कोई नई चीज समझ आई है या कोई नई चीज आपने सीखी है, नया लफ्ज सुना है, अब आपको इन डेप्थ जाने हैं, फिर आप एआई से प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करें, और उससे करेक्ट। फिर आप बेहतर करें। अब थोड़ा सा ऑफ टॉपिक चलते हैं, रिलेटेड टू योर लाइफ इन जर्मनी, यूरोप, के ऐसा बोलते हैं कि वहाँ पे दिन बड़े होते हैं, ओके, रात के 8-8 बजे तक सूरज बैठा रहता है, 9 बजे तक भी बैठा रहता है। वो वाले थोड़े से कुछ एक्सपीरियंसेस बता दो जो यहाँ पे आपको सरप्राइज किए थे जर्मनी में आके, यार ये चीज़ें तो मैंने कभी देखी नहीं थी। बिल्कुल, ये वाली तो आपने बहुत बड़ा एक बात की, मतलब 11 बजे तक सनसेट होता है हाँ। आपको, 10-11 बजे तक सनसेट होता है, विच इज वेरी सरप्राइजिंग फॉर अस। हाँ। हम अगर रात का खाना खाते हैं 7-8 बजे तो बिल्कुल सूरज, लोग बाहर खेलने जा रहे हैं, हम रात का खाना खा रहे हैं। तो हाँ। शुरू में तो बहुत ऑकवर्ड हुआ, मतलब मुझे चीज हुई कि यार खाना सूरज के हिसाब से रखें, सेटअप अपने रूटीन के, कब उठना है क्या करना है, या टाइम के हिसाब से। तो अब लेकिन इवेंचुअली फिर मैंने रियलाइज किया कि अब जो क्लॉक है ना, मैं उसके हम्म। अराउंड ही अपने आप को प्लान करता हूँ, क्योंकि अगर आप सूरज की रोशनी के हिसाब से चलें तो वो फिर बहुत एक्सट्रीम पे है। हाँ। सर्दियों में 5-6 बजे अंधेरा हो जाएगा, हाँ। गर्मियों में 12-11 बजे तक अंधेरा नहीं हो। तो उस उसके अकॉर्डिंग वो 6-7 घंटे में फिर आपका प्लानिंग। तो अगर गर्मियों में रात के 11 बजे सनसेट हो रहा है, सुबह सनराइज 5 बजे सुबह 6। सनराइज भी जल्दी, हाँ जी हाँ जी, सुबह सनराइज भी जल्दी। तो बहुत कम टाइम है आपके पास, तो उस तरह से फिर आप कह लें सूरज के अराउंड अपना दिन नहीं प्लान कर सकते। जिस तरह हम इंडिया पाकिस्तान में तो ये होता है कि यार रात हो गई है, चलो कुछ खाने पीने बैठ जाए, रात का खाना खा लें, हम्म। सुबह इस तरह आपकी दिन प्लान होता है। तो यहाँ पर ये चीज़ मुझे हुई। एक दूसरा कल्चर शॉक जो मुझे बड़ा लगा वो था संडे। संडेज को यहाँ पर सब कुछ बंद है। अच्छा। संडेज को आप कुछ, मतलब देर इज नथिंग दैट यू कैन डू फॉर योर लाइफ इन, मतलब यहाँ पर इन जर्मनी संडे को हाँ। आप ग्रोसरी नहीं कर सकते। हालांकि यूजुअली हमारा इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट में कॉन्सेप्ट ही होता है कि जो चीज़ चाहिए वो हम संडे में ग्रोसरी करेंगे। तो यहाँ पर ऐसा पॉसिबल नहीं, यहाँ पर सब कुछ बंद है, सिर्फ रेस्टोरेंट्स खुले होंगे। तो हम्म। अगर आपने वैसे कुछ
कॉफी चाय पीने जाना है, चाय तो बहुत कम मिलती है यहाँ, कॉफी वगैरह पीने जाना है, तो आप ये वाला काम कर सकते हैं। ये बात आपने बिल्कुल सही बोली। यहाँ पे तो संडे को ऐसे लगता है सारे काम ही संडे को याद आ रहे हैं, यहाँ पे सर रश होता है पूरा रोड पे। तो फिर संडे को जी रश कहाँ हमारे पे होता है जर्मनी में फिर? ये बेहतरीन है आपका क्वेश्चन। मेरे ख्याल से ये जो आपने सवाल पूछा, और ये बिल्कुल वैलिड क्वेश्चन है। हाँ, संडे को रश होता है पहाड़ों पे, हाँ, पिकनिक पार्क्स में, हाँ, जहां पर फैमिली टाइम लोग स्पेंड करते हैं। ये बहुत अच्छी चीज है, मतलब उन्होंने सब कुछ, मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छा है कि आप संडे को कुछ नहीं करना सिवाय आपने पर्सनल अपने लाइफ या टाइम गुजारने के। हम्म, आज सैटरडे है, आज मैं छोटा सा काम करने गया तो बाहर, तो आपको फील होगा कि लोग जो फैमिलीज हैं वो बाहर हैं बच्चों के साथ, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। हम्म, कुछ लोग वॉक पे निकले हुए हैं, कोई हाइकिंग पे जा रहा है। अभी तो वैसे ऑटम आ गए तो हाइकिंग का सीजन थोड़ा ऑफ हो गया, हम्म। लेकिन ये सैटरडे संडे वीकेंड पे आपको ये बहुत नजर आएगा। तो मैंने ये भी सुना कि वहाँ के लोग बहुत फिट रहते हैं, उसका राज क्या है? बिल्कुल 100%। और मैं आपको इसकी भी कहानी सुनाता हूँ। मैं शुरू में जब आया तो मैंने थोड़ी रनिंग वगैरह शुरू की, कि आप मतलब कि आपके पास टाइम होता है, आपको होता है कि आपको अच्छी पॉजिटिव एक्टिविटी करें। हाँ, तो मैं रनिंग पे जाता था। देयर वाज अ टाइम आई यूज्ड टू गो फॉर अ रन एट 6 इन द मॉर्निंग। हम्म, 6 इन द मॉर्निंग जाता था मैं, और आई यूज्ड टू ऑब्जर्व विमेन, हम्म, आंटियां जो कि इन माय ऑब्जर्वेशन हाँ, हाँ, 80-85 प्लस हाँ, एज, हाँ, और वहां पर वो जॉगिंग कर रही हैं जितनी उनकी कैपेसिटी है। ऑफ कोर्स जितनी कैपेसिटी है, 85 प्लस ईयर्स के लोग जॉगिंग कर रहे हैं या वॉक पे निकले हुए एट 6 इन द मॉर्निंग। हम्म, तो ये चीज बहुत इंप्रेसिव है, बहुत अच्छी है। तो लोग यहाँ पर, ये बहुत अच्छी बात है कि अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं। हम्म। अपनी सेहत को आप खाते किस तरह का है, आप एक्सरसाइज किस तरह करते हैं। और इससे रिलेटेड एक और आपको मैं बात बताता हूँ इंटरेस्टिंग, कि जर्मन जो पुरानी बिल्डिंग्स हैं, 6-6, 7-7, 8-8 फ्लोर्स की जो बिल्डिंग है, उसमें एलिवेटर नहीं है। ओह। उसमें ये बहुत सरप्राइजिंग बात है। लोग हम रहते हैं। लोग रहते हैं, लोग यहाँ पे रहते तो, हैं। यहाँ पे तो मौत पड़ जाएगी। हाँ, यहाँ पर तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, हम इंडिया पाकिस्तान में। लेकिन यहाँ पर अभी भी, क्योंकि कुछ पुरानी बिल्डिंग है, सारी रेनोवेट तो नहीं हुई। जब भी कोई घर मूव करता है दोस्त यार या आस पास, तो वो उनकी यही होती है कि यार पुरानी बिल्डिंग नहीं जाना। हमारे जो बैकग्राउंड के हैं वो कहते हैं क्योंकि यार 6 स्टोरियां कौन ऊपर चढ़े। तो उनके लिए ऑफ कोर्स जो 6 फ्लोर पे रह रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हैं, काफी एजेड लोग भी वहां रहते हैं, हाँ। और उनको सीढ़ियां चढ़ना उतरना कोई प्रॉब्लम नहीं है। बल्कि जो एलिवेटर वाली बिल्डिंग्स भी हैं, आई हैव सीन के ओल्डर पीपल फिर प्रेफर करते हैं कि हम सीढ़ियों से ही थर्ड फोर्थ फ्लोर पे जाएं। तो ओ। ये बड़ी इंप्रेसिव बात है। अगर अगर हम बात करें सैलरी की, तो आपने भी एज अ फ्रेशर स्टार्ट किया था, तो कैसा आपको डिफरेंस दिखा कि यार यहाँ पे तो अगर कन्वर्ट कर, चलो आप डॉलर्स में बता सकते हो कन्वर्ट, तो बिकॉज पाकिस्तान की करेंसी डिफरेंट चली जाएगी और इंडिया की करेंसी हाँ चली जी, हाँ जाएगी। जी। अगर आप जेनरिक भी अगर बोलो कि ऐसा लगता है कि यार यहाँ पे आ गए हैं भाई, इतना पैसा मिल रहा है, अब नहीं वापस जाना। मनोहर भाई, 2-3 बातें हैं। सैलरी ऑफ कोर्स इंडिया पाकिस्तान से तो ऑफ कोर्स ज्यादा है, इसमें तो नो डाउट, ठीक है। बट खर्चे लेकिन भी है ना, कुछ, खर्चे का भी हाँ बता हाँ देना। हाँ 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 क्योंकि जी, मैं साथ बता। क्योंकि जो इन्फ्लुएंसर्स रहते हैं ना इंस्टाग्राम पे या कहीं पे भी, दे जस्ट शो ओनली वन थिंग, दे डोंट शो हाँ दी जी, अदर हाँ जी, साइड ऑफ द कॉइन। ओके, हाँ तो जी, दोनों बिल्कुल साइड एक बिल्कुल। बार बताना हल्का सा कि खर्चा भी कितना होता है। जैसे अगर फ्लैट पे रेंट पे रहने जाओ तो, जहाँ तक मुझे पता है, मेरा फ्रेंड रहता है तो वो ही सेट कि मैं 80,000 या 1 लाख रुपए तो सिर्फ रेंट देता हूँ घर का। ओके, इंडियन इंडियन रुपीस। इंडियन रुपीज के हाँ जी, हिसाब से, इंडियन बिकॉज इंडियन। इंडियन रुपीज के हिसाब से जैसे अभी 80 कितना होगा, 80 के आसपास है। ओके, हम्म। तो अगर आप अपने हिसाब से वहां पे बताओ डॉलर्स के हिसाब से, तो वो दुनिया अपने आप कन्वर्ट कर लेगी। हाँ जी, मैं मतलब अगर सैलरी आपसे शुरू करूं तो यूएस से अगर आप कंपेयर करें तो यूएस की कंपैरेटिव सैलरीज नहीं है, मतलब यूएस से कम सैलरीज। हम्म, लेकिन उसके डिफरेंट पर्क्स हैं, यूएस में जरा डिफरेंट पर्क्स हैं। हम्म। यहाँ पर टैक्सेशन बहुत है, मतलब कि जर्मनी में मैं अपनी करंट सैलरी पे 40-43% टैक्स देता हूँ। मतलब ये अगर 100 रुपये मेरी। ये भी हाँ जी, बताना डिटेल में प्लीज थोड़ा सा, हाँ कि जी। जैसे मैंने सुना है, अब आप तो रहते हो तो मैंने तो बातें सुनी है कि जो शादीशुदा उसका अलग टैक्स है, जिसका बच्चे हैं उसका अलग टैक्स है। ओके, जो 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 जिन्होंने शादी नहीं करी है, ओके, और बच्चे हैं उनका अलग टैक्स है, समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ कंसेप्ट है, तो उसके बारे में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं अभी तक तो मैं अपने कह लेंगे मैक्सिमम क्लास पे हूँ। टैक्स जो ब्रैकेट है ना, टैक्स क्लास 1 उसे कहते हैं। 5 क्लासेस हैं, टैक्स क्लास 1, 2, 3, 4, 5, 5 क्लासेस हैं, और वो सारे डिफरेंट कैटेगरीज पे हैं। और मैक्सिमम जो टैक्स मैं पे करता हूँ मेरी सैलरी ब्रैकेट से, वो 40-43% है। मतलब अगर मेरी साल की 100 रुपये तनख्वाह है, इमेजिन, तो मुझे साल का सिर्फ 60 रुपये मेरे हाथ में आता है। बाकी 40 रुपीज तो गवर्नमेंट पहले ही ले जाती है मेरे से। तो टैक्सेशन बहुत हाई है, लेकिन उसके अगेंस्ट वही बात है, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, हेल्थ केयर का सिस्टम आपके पास अच्छा है, आपके पास एक कार्ड मिलेगा। फ्री। आपको जो जी हाँ जी, आपको एक कार्ड मिलेगा, और आपको जो बीमारी है इमरजेंसी, ऐसा नहीं है कि मैं कहूँ मुझे सर्जरी करानी है शौक से, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं, जो आपको इमरजेंसी है, मैं हॉस्पिटल में बीमार हुआ हूँ, सारा कुछ हुकूमत गवर्नमेंट कवर करेगी। बहुत कुछ ऐसी मेडिसिन हैं जिसका एक 10% या 5% आपको देना है, वो निग्लेजिबल है। इट इज नॉट कि मैं कहूँ कि बड़ा पैसा लगता है, इट इज नॉट ट्रू। कोई भी बड़ी सर्जरीज हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बीमार हैं, उनको मतलब बीमार इस तरह है कि उनको कुछ इक्विपमेंट चाहिए, उनको हर 6 मंथ्स बाद को बड़ा एक्सपेंसिव इक्विपमेंट चाहिए, वो सब गवर्नमेंट कवर करती है, क्योंकि वो टैक्स दे रहे हैं। तो ये सब चीज़ें हैं। सैलरी की अगर आप मैं एग्जैक्ट फिगर्स आपको बताऊं, तो आईटी में अगर कोई बंदा आता है आफ्टर बैचलर्स, तो वो मेरे ख्याल से
एक तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो जा किधर है जर्मनी में। जिस तरह बर्लिन है वहाँ सैलरी थोड़ी हाई है, म्यूनिक में सैलरी थोड़ी हाई है, और कुछ और इस तरह के शहर हैं, कोलोन वगैरह में सैलरी थोड़ी हाई है। ऑफ कोर्स जब आप थोड़े छोटे शहर में होंगे सैलरी थोड़ी कम होगी, लेकिन ऑन एवरेज मेरे ख्याल से 50 टू 60,000 यूरोज पर एनम आप लेके स्टार्टिंग आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। शायद थोड़ी सी 5,000 कम हो या 5,000 ज्यादा हो ऑन एवरेज, लेकिन हेल्दी रेंज है 50 टू 60,000। जब मैं कम से कम स्टार्टिंग के लिए, ये सीनियर की मैं बात नहीं कर रहा, स्टार्टिंग के लिए यूरोस पर एनम। और जो सीनियरिटी है वो भी अगेन कंपनी पे डिपेंड करता है। कंपनी साइज अगर बहुत बड़ी, अगर एप्पल में आप सीनियर इंजीनियर हैं तो ऑफकोर्स उसकी सैलरी डिफरेंट है, लेकिन उसकी ब्रैकेट भी यही है कि आप 70 टू 75 से लेके 120 तक बट पर एनम अगर ही हम आते हैं। कन्वर्ट करें, अगर जैसे मैं बात कर रहा था, अगर आप 50 और 60,000 भी बोल रहे हो, अगर मैं 50,000 भी ले लेता हूँ ना, जी जी 50,000 यूरोज विल एक्चुअली बिकम 51 लाख रुपीज, 60,000 इन इंडिया। जी जी। अच्छा अच्छा, ठीक तो है, मुझे मुझे नहीं लगता कन्वर्जन। कि 50 लाख रुपए के लिए लोग बाहर जाएंगे। दिस इज व्हाट आई फील, बिकॉज 1 यूरो इज इक्वल टू 103, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है। हाँ 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 हाँ। तो तो दिस, और इसमें से भी 40% अभी लेना है हुकूमत ने, ये 40% ऐसा मुझे नहीं नहीं है। लगता अब लोग आने में, इंडिया से एटलीस्ट लोग आने में प्रेफर करेंगे, बिकॉज इंडिया में ऑलरेडी सैलरी 50 लाख तो नहीं जाती अगर मैं बोलूँ फ्रेशर लेवल पे, बट एटलीस्ट जो इंडिया में 20-25 लाख रुपए भी कमा रहा है फ्रेशर लेवल पे, मतलब अप टू विद इन 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो मेरे अकॉर्डिंग उसको तो जाने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म सेटल गोल है, दैट इज डिफरेंट, राइट? ट्रू। हाँ, जैसे मैंने आपको कहा है कि इफ यू जस्ट वांट टू अर्न अ लॉट ऑफ मनी, जर्मनी इज नॉट द प्लेस फॉर यू। अगर आपको है कि मैंने सिर्फ पैसे कमाने, मेरे 5 साल मैंने फोकस करके मैंने सिर्फ XYZ अमाउंट कमानी है, सेव करके मैंने फिर वापस इंडिया आना है, या मैंने जो भी बिजनेस करना है, वट तो रीजन क्या है एवर। रुकने का वहां पे? ऐसा क्या है मेरा दोस्त भी आने को रेडी नहीं है और किसी को रेकमेंड भी नहीं करता वहां पे आओ, और खुद रह रहा है पिछले अच्छा, 7 ईयर से। नहीं, मैं तो रिकमेंड करता हूँ, मैं तो रिकमेंड करता हूँ कि आप आएं। क्यों? अब देखें, अब मुख्तलिफ माइंडसेट है, मुख्तलिफ सोच होती है। जैसे मैंने कहा, कुछ लोग होते हैं उनको होता है कि बस मैंने 5 साल सिर्फ पैसे कमाने हैं, हम्म, और फिर मैंने कुछ काम करना है, कोई बिजनेस शुरू करना है, या मैंने हम्म, घर आ जाना है, मैंने कोई भी हम्म। टास्क अचीव करना है। यहाँ पर ब्यूटी ये है कि आप, ठीक है, एक्सट्रीम पैसे नहीं कमा रहे, ठीक है, मुझे ये ऐसा बात क्यों सही है, लग रहा है कि लेकिन आप शायद ये बोलना चाहते हो कि एंजॉय करते हो आप काम के साथ साथ। मतलब आपकी जो वर्क लाइफ बैलेंस है ना, जो हाँ, आप दूसरा जो काम के अलावा जो आपकी जिंदगी है, हाँ। वो बहुत बहुत सुकून की है, बहुत अच्छी है, बहुत पॉजिटिव है। आपको अच्छी कह लेंगे, वैल्यूज थोड़ी सी समझ आती है कि यार ठीक है, काम बहुत इंपॉर्टेंट है और काम आपने जान लगा के करना है, लेकिन दैट्स नॉट इट। उसके अलावा और भी चीजें हैं, आपकी अपनी हेल्थ है, आपका ट्रैवलिंग है, आपका एक्सपोजर है, आपने और चीजों पे भी फोकस करना है, जो कि उतनी ही जरूरी हैं, या चलो थोड़ी कभी कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है, जितना एक काम करना जरूरी है। तो ये जो बैलेंस है, ये जर्मनी से बेहतर मुझे लगता है। ये मेरा ओपिनियन है, मैं सारी दुनिया तो नहीं फिरा ना, मैंने नौकरियां की हैं, लेकिन जितने मैंने लोगों से मिला हूँ, दोस्तों से देखा है, मेरे 2-4 इंटरनेशनल कंपनीज का एक्सपीरियंस भी है, जर्मनी से बेहतर आई डोंट थिंक कि कोई ऐसी जगह है जो एजुकेशन प्रोवाइड भी करे। फ्री है बच्चों एजुकेशन, स्कूल की। बिल्कुल बिल्कुल, एजुकेशन बहुत। फ्री है, आपको गवर्नमेंट पैसे देती है पर बच्चा। आपके हुकूमत आपको पैसे देती है एक्स अमाउंट। आप मतलब अगर फॉर एग्जांपल, अब माशाल्लाह आपके, मुझे नहीं पता कि कितने, एक बच्चा है आपके, ठीक है, एक हाँ। बच्चा है, तो आपको एक सर्टेन अमाउंट तक पर मंथ गवर्नमेंट पे करेगी। तो और ये एजुकेशन भी फ्री, एजुकेशन भी फ्री है। पैसे उसके भी बाद आएंगे। कुछ पैसे भी आएंगे। अगर आप पेरेंट हैं, आप बेबी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो आपको 3 साल तक छुट्टी है, आप 3 इयर्स तक पेड लीव ले सकते हैं फर्स्ट 5 इयर्स में। हम्म। और जो टाइम ऑफ डिलीवरी है उससे फर्स्ट मंथ पहले और फर्स्ट मंथ बाद इम्पॉसिबल है कि खातून काम करे। जो माँ बनने वाले हैं वो काम ही नहीं कर सकती, उनकी पूरी सैलरी गवर्नमेंट देती है। तो ये इस तरह की जो आपको रूल्स या रेगुलेशंस हैं, जो नॉर्मल लाइफ की चीजें हैं, हम्म। उसमें मेरे ख्याल से बहुत बेनिफिट है। उसके बाद जो एक बड़ा कह लें चेरी ऑन द टॉप है, वो शेंजन एरिया है। आपका दिल कर रहा है यार, समझ बोर हो रहा हूँ, चलो ऐसा करते हैं, 5 डेज स्पेन ट्रिप मारा था। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब जो आपसे बातें करके ना, कि इंडिया, बात अगर एंड ऑफ द डे अगर हम सेविंग्स की बात करें, तो सेविंग इंडिया में भी रह के उतनी ही कर पाओगे और शायद जर्मनी में हल्की सी ज्यादा कर पाओगे। बट ऑन टॉप ऑफ इट्स अबाउट कल्चर एंड बेनिफिट्स। मुझे ऐसा लग रहा है वहाँ पे हवा पानी ज़्यादा अच्छा है, प्योरिटी है, एंजॉय है, वीकेंड है आपके पास, और वीकडेज भी आपके प्रॉपर वर्क लाइफ बैलेंस के साथ है, माइक्रो ट्रू। मैनेजमेंट नहीं है। नहीं, ओके, और ओपननेस है, ट्रांसपेरेंसी है, और लाइक गुड। ओके, यहाँ अगर हम हाइक की बात करें, लास्ट क्वेश्चन ओके ऑफ दिस पॉडकास्ट, किस परसेंट पे हाइक मिलता है वहाँ पे? कुछ इन्फ्लेशन कैसे बढ़ता है यहाँ पे? तो भाई 6-8% पे इन्फ्लेशन बढ़ता है। ऐसा होता है, मेरा आपको सिंपल सा एग्जांपल बताऊं, यहाँ पे मैंने ऑब्जर्व करा है कि एग्जांपल, ओके, दिस इज अ स्पीकर। मैं आपको सिंपल सा एग्जांपल बताता हूँ। ये स्पीकर है भाई। अब इसको इंडिया में एक काम करें, लेट्स लॉन्च इट एट द प्राइस ऑफ 50 रुपीज। ठीक। 50 रुपये पे लॉन्च किया, लोग ले रहे हैं। तो अब दुनिया सोच, और मैन्युफैक्चरर सोचते हैं, एक काम करते हैं,
या ब्रोकर्स, प्रॉपर्टी की अगर बात करें ब्रोकर्स, एक काम करते हैं अब इसका ना 50 का ना 55 करके देखते हैं। 55 पे भी बिक रही है। अरे एक हम्म, काम करते हैं अब 60 करके देख लेते हैं, 60 पे भी बिक रही है। मतलब हम्म, यहाँ पे इंडिया में महंगाई ना सिर्फ ये इस चीज पे बिक रही है कि ये अभी भी लोग खरीद रहे हैं इस पैसे पे। हम्म, तो खरीद रहे हैं तो रेट बढ़ाते जाओ। तो बढ़ा दें। हर चीज का रेट ऐसे ऐसे इंडिया में बढ़ रहा है। तो अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें, क्योंकि यहाँ पे सैलरी की अगर बात करें हाइक, राइट नाउ इंडिया में जो स्टैंडर्ड हाइक चल रहा है, वैसे तो पहले तो अच्छा था, ओके बिफोर अभी 1-2 साल पहले अच्छा चल रहा था। सर्विस बेस्ड कंपनीज में इट विल बी लेस देन 10%, मतलब 5% एवरेज बोला जाता था। एंड प्रोडक्ट बेस में एवरेज 10 से 15 के बीच में बोला जाता था। वट इज दिस सिनेरियो ओवर देयर? 10 to 15% पर एनम आप कह रहे हैं? परसेंट पर हाँ एनम, जी, करेक्ट? पर हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर ऐसा नहीं है। इन्फ्लेशन यहाँ पर भी पिछले 5 साढ़े 5 साल का एक्सपीरियंस है कि मैं आपको प्राइसेस बता सकूं। तो सबसे असल में हमारी थोड़े से टाइम पीछे जो कोविड का आया, उसके बाद यूक्रेन रशिया की वॉर थी, उससे बहुत इंपैक्ट हुआ जर्मनी, क्योंकि जर्मनी के ऑयल और गैस रिजर्व जो थे वो वहां से इंपोर्ट होते थे। सैंक्शंस की वजह से, पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वहां पर बहुत चेंज आया। ऑयल की प्राइसेस जो नॉर्मल बेसिक ग्रोसरी है उसकी इन्फ्लेशन बहुत बढ़ी। बहुत, वैसे मैंने जिंदगी में पहली दफा देखा कि इन्फ्लेशन के बाद थोड़ी डिफ्लेशन भी हुई, प्राइसेस वापस भी थोड़ी आई। क्योंकि पाकिस्तान में तो हमने कभी ऐसा नहीं देखा कि हमेशा ये प्राइस बढ़ती है तो उसके ऊपर ही जाती है, वापस आने का तो कोई वापिस पॉसिबल नहीं नहीं आती, है। स्टेगनेंट हो सकते बट नीचे हाँ, कभी नहीं लेकर नीचे नहीं आते। आ सकती, लेकिन हाँ, लेकिन यहाँ पर मैंने वो चीज भी देखी, उसके बावजूद इन्फ्लेशन अच्छी खासी है। मतलब कि ऐसा नहीं है मैं कहूँ कि प्राइसेस वैसी हैं जैसे मैं 5 साल पहले आया था। कुछ चीजों में तो ट्वाइस एज मच मैंने ऑब्जर्व किया। अगर मैं नॉर्मल बेसिक चीजों में बात करूँ तो बहुत चीजों में फर्क भी आया है। और मेरी जो 2-3 कंपनीज का एक्सपीरियंस है यहाँ पर, या मेरे जो दोस्त यार हैं जो नौकरियां कर रहे हैं, उनमें से कोई भी 10% पर एनएम पे तो पॉसिबल नहीं है, सोच भी नहीं सकता। इट इज इम्पॉसिबल फिर कि किस परसेंट पे हाइक मिल रही होगी? हाइक जिनको मिलती है, जिनकी फिक्स रेट्स होते हैं, वो 2 to 4% मिलेगी पर एनम। हम्म। और अगर तो आपकी प्रमोशन नहीं है, जनरल मैं बता रहा हूँ, अगर आपकी प्रमोशन हुई है तो फिर वो 8-10 भी जाती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आज अगर मैं एक्स अमाउंट पे हूँ तो नेक्स्ट ईयर मेरा एक्स अमाउंट का 5% फिक्स लगेगा ही लगेगा। हम्म। हजार ऐसी चीजें हैं जो और वेरिएबल होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस होती है, आपके अपने पर्सनल गोल सेटअप होते हैं, आपका लाइन मैनेजर आपसे डिस्कस करता रहता है। लेकिन मैं ऐसे किसी इंसान को नहीं जानता जो कि जर्मनी में पर एनम 10% या 15%, तो इम्पॉसिबल है कि फिक्स इंक्रीमेंट ले रहा हूँ मैं। आई डोंट नो एनीवन इस मामले में। तो मेरे ख्याल से इस मामले में तो इंडिया बहुत अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है। Of course, of course, of course, right, right, right. So that's all in this podcast, guys. Hope आपको अच्छा लगा होगा, हसन से बहुत कुछ बातें सीखने को मिली होंगी। और अगर आपके कुछ भी डाउट्स हैं तो यू कैन फॉलो हसन ऑन लिंक्डइन एज वेल एज ऑन यूट्यूब, अगर आपको टेक्निकल सीखना है उनसे। बिकॉज राइट नाउ ही इज अ डेटा इंजीनियर प्लस एआई के ऊपर भी वो काम कर रहे हैं। ओके, इस वीडियो में हमने बात नहीं करी ज़्यादा, बिकॉज अदरवाइज ये पॉडकास्ट ही बिल्कुल 1-2 घंटे का हो जाता है। ऑलमोस्ट आई थिंक 40+ मिनट्स तो हो ही चुका है। ओके, सो थैंक यू वंस अगेन हसन भाई। ओके, that's all in this podcast, and thank you once again for coming on my channel. थैंक यू सो मच मनोहर भाई फॉर कॉलिंग मी। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम पर्सनल तो इन टच थे ही काफी अरसे से, लेकिन फाइनली बहुत हमने बीच में, कोई कभी आप मसरूफ थे कभी मैं, तो फाइनली वी फाउंड टाइम। एंड आई एम वेरी हैप्पी एंड आई होप कि हमने आज कोई वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट की होगी आपके ऑडियंस के लिए। Yes, yes, definitely it is. Thank you so much. थैंक यू।